विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी न्यायपालिका के अंतर्गत है। हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है उसके बारे में प्रमुखता अध्ययन करेंगे। यानी जो न्यायपालिका के तहत अपना जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आता है उसका गठन किस प्रकार से होता है, उसकी भूमिका किस प्रकार से होती है, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसके बेसिक की, जिसकी कुछ चर्चा है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और कुछ चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ जो अपने न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है और उसके साथ साथ इन न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है, किसको विशेष महत्व इसमें दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बेसिक से संबंधित कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है विशेष परिस्थिति में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सामान्य स्थितियों में तो क्या है कि न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी ही विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि न्यायाधीश को कुछ कदाचार उत्पन्न हो गया, कुछ उसने ऐसे निर्णय या फैसले दे दिए या किसी व्यक्ति विशेष को निर्णयों के तहत लाभ पहुंचाया, तो ऐसे अगर कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो क्या है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसको पद से विमुक्त किया जा सकता है। बात आती है न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो संविधान के द्वारा निर्धारित है और जो निर्धारित किया गया है ये संसद के द्वारा तय किया गया है। तो ध्यान रखना कि जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में फेरबदल नहीं किया जा सकता, यानी उस कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित कार्यकाल है और उस कार्यकाल के तहत किसी प्रकार के कार्यकाल को न तो कम किया जा सकता है न ही सीमित किया जा सकता है। बात आती है न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना काम करे। न्यायाधीश है जो अपना निर्णय देते हैं, जो फैसले सुनते हैं, तो उनका सबसे प्रमुख जो कर्तव्य है, सबसे प्रमुख जो दायित्व है, सबसे प्रमुख उनका जो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो बिना भय और भेदभाव के, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति विशेष से उनको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। उनके मन में जब भय और डर होगा तो वो क्या है कि सही तरीके से फैसला नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का भय या डर नहीं हो। किसी के द्वारा जब वो फैसले देते हैं, जब वो निर्णय सुनते हैं, तो उनको किसी प्रकार से दबाया धमकाया नहीं जाए, वो भय से विमुक्त रहे और बिना भय के निर्णय करे। इसके साथ साथ भेदभाव के अपना लक्ष्य, यानी जो निर्णय देते हैं वो किसी भी भेदभाव को ध्यान में रखते न दे। भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का न्यायालय में फैसला आया है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसको ध्यान में न रखते हुए न्यायाधीश के द्वारा ये ध्यान में रखता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, किसने गलती की है, किसने गलती नहीं की, इन दोनों के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश के द्वारा बिना भय के और बिना भेदभाव के संपूर्ण रूप से निर्णय देना चाहिए। बात आती है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया। न्यायाधीशों को पद से जो हटाने की प्रक्रिया है, पद से विमुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो एक सरल प्रक्रिया नहीं है, वो एक कठिन प्रक्रिया है। और कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए क्या है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये बात स्पष्ट है कि न्यायाधीश को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक सरल प्रक्रिया न होकर एक कठिन प्रक्रिया है। ये होनी भी जरूरी है क्योंकि आसानी से अगर न्यायाधीश को पद से हटा दिया गया, पद से विमुक्त कर दिया गया, तो बहुत सारी समस्याएं हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटे मोटे विवाद है वो हर फैसले निर्णय पे होते रहते हैं। अगर इन्हीं को निर्णय को ध्यान में रखते हुए अगर न्यायाधीश को पद से हटा दिया गया तो न्याय की व्यवस्था की स्थापना ही समाज में नहीं हो पाएगी। इस कारण क्या है कि इस प्रक्रिया को कठिन और जटिल प्रक्रिया बनाया गया है। बात आती है न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। तो न्यायपालिका है जो सरकार का तीसरा अंग है वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर है, तो ध्यान रखना न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका पे और कार्यपालिका पे, इन दोनों पे निर्भर है। किस पे निर्भर है?
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर। बात आती है किस रूप से निर्भर है, वित्तीय रूप से निर्भर है। धन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होती है, धन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो भी सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों को जो वेतन देना होता है, जो भत्ते देने होते हैं, जो अन्य सुविधाएं देनी होती है, तो ये प्रमुख रूप से किसके समर्थन के बाद में इनको मिलते हैं, संसद के समर्थन के बाद में मिलते हैं। और संसद में क्या है कि जो विधायिका है, जिसको संसद कहा गया है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो न्यायपालिका है वो आर्थिक आधार पे, वित्तीय आधार पे प्रमुखता किस पे निर्भर रहती है, तो ध्यान रखना व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर। जो न्यायपालिका है वो वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से निर्भर रहती है। बात आती है न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं। न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो फैसला दिया गया है, जो सुनवाई की गई है, उस पर क्या है, पहली बात तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, उसकी कमियां नहीं निकाली जा सकती। उसके साथ साथ उसको किसी प्रकार से क्या है कि आलोचना, कोई व्यक्ति विशेष है उस निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े तो क्या है कि वापस सुनवाई जरूर की जा सकती है, लेकिन उन न्यायालय के द्वारा, जो न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसकी आलोचना या समीक्षा है प्रमुखतः व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की जा सकती। बात आती है न्यायालय की अवमानना करने पर दोषी को न्यायपालिका द्वारा दंडित करना। यानी न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जिस व्यक्ति को दोषी माना गया है, जिस व्यक्ति ने उस चीज का उल्लंघन किया है, किसी नियम को तोड़ा है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो दोषी होने के कारण क्या है कि उसको न्यायपालिका प्रमुख रूप से क्या है, दंडित करती है, उसको सजा देती है और उसको वो सजा माननी पड़ती है जितनी सजा उसको मिली है। ध्यान रखना कि न्यायालय की अगर अवमानना करते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते, उसके द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको फॉलो नहीं करते, तो क्या है कि न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्ति को, जिसने गुनाह किया है, जिसने गलत कार्य किया है, जिसने अनुचित कार्रवाई की है, उस व्यक्ति को अवमानना के कारण दंडित भी किया जा सकता है, उसको सजा भी दी जा सकती है। बात आती है कि संसद न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करती है। अब बात आती है कि न्यायाधीश का जो महाभियोग प्रस्ताव है, यानी न्यायाधीश ने जो अनुचित कार्य किया है या किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है या कदाचार संबंधित कोई कार्य किया है, तो प्रमुख रूप से क्या है कि जो संसद है यानी संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो संसद के द्वारा ही प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायाधीश के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो आगे प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और संसद में न्यायाधीश के ऊपर, न्यायाधीश के खिलाफ है महाभियोग पर है, वो संसद प्रमुख रूप से विचार करती है। इसकी जो प्रक्रिया है उसका हम अध्ययन विस्तार से आगे करेंगे। बात आती है न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में, किसी के नियंत्रण में, किसी के भय में, किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। न्यायपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी निर्णय दिए जाते हैं, वो प्रमुख रूप से बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और स्वतंत्र रूप से फैसले देती है। जिसके फैसले हैं सभी को समान रूप से मानने पड़ते हैं। और अगर कोई व्यक्ति विशेष है जो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनकी अवमानना करता है, उनके नियमों को तोड़ता है, तो उसको क्या है, कठोर से कठोर जो सजा है वो न्यायालय के द्वारा दी जाती है। बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। सबसे प्रमुख बात आती है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है और इसके साथ साथ इसमें किस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और प्रमुख रूप से इनकी नियुक्ति है वो किस प्रमुख पदाधिकारी के द्वारा की जाती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति है, उनको जो पद दिलाता है वो प्रमुख रूप से उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है या नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात आती है आगे कि राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति है ये किसकी सलाह से करता है, किसके परामर्श से करता है, किसके सहयोग से करता है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है उसमें किसकी सलाह लेता है, किसकी सहायता लेता है, किसका परामर्श लेता है। ध्यान रखना, प्रमुख रूप से मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से
जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो प्रमुख रूप से करता है। बात आती है नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्तियां प्रमुख रूप से किसके पास होती है। जो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसमें जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से किसके पास होती है, तो ध्यान रखना मंत्री परिषद के पास से नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। तो प्रमुख रूप से एक बात स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उसमें किसकी सहायता और परामर्श आवश्यक माना गया है, जो मुख्य न्यायाधीश है उसका परामर्श से उसकी सलाह है वो प्रमुख रूप से जरूरी मानी गई है। हम बात करते हैं प्रारंभिक स्थिति की, कि प्रारंभ में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया रहती थी, किस प्रकार की व्यवस्था रहती थी। तो ध्यान रखना प्रारंभ में न्यायालय का जो विचार था वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका सलाहकार की थी। प्रारंभ में न्यायालय की विचारधारा ये थी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रमुख रूप से एक सलाहकार है, यानी एक प्रकार से जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने वाला है, उसको परामर्श देने वाला है। यहाँ तक कि क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका है वो सीमित कर दी गई थी। सीमित करने के साथ साथ इसका सिर्फ दायित्व इतना रह गया था कि वो सिर्फ राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, अपने विचार दे सकता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। प्रारंभ में ये विचारधारा थी। बात आती है नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को माननी चाहिए। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हो चाहे वो उच्च न्यायालय के हो, तो इस संबंध में क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उसकी जो सलाह है, उसकी जो राय है, उसका जो विचार विमर्श है वो प्रमुख रूप से क्या है, राष्ट्रपति को माननी चाहिए। क्योंकि ये कानून का विशेष ज्ञाता होता है, कानून का विशेष जानकार होता है, और किस प्रकार से कौन सा जो न्यायाधीश है वो वर्तमान समय में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से उसके निर्णय दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से उसके निर्णय में पारदर्शिता है, इस बात का प्रमुख ध्यान है वो उस मुख्य न्यायाधीश को रहता है। इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो प्रमुख रूप से जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह को राष्ट्रपति को मानना चाहिए। बात आती है न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था। अब आती है कि कौन सी व्यवस्था के तहत, कौन से पद्धति के तहत, कौन से सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसके लिए एक व्यवस्था अपनाई गई, एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसको कहते हैं कोलेजियम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहते हैं, कोलेजियम व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो प्रमुखतः की जाती है। इस व्यवस्था को भारतीय प्रमुखतः अपनाया गया है। अब बात करते हैं कि कोलेजियम व्यवस्था है क्या, इस व्यवस्था का अर्थ क्या है, इस व्यवस्था का महत्व क्या है, और इसमें किस प्रकार से जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति प्रमुखतः की जाती है। तो बात आती है कोलेजियम व्यवस्था के बारे में बात करें। कोलेजियम व्यवस्था क्या है, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह। कोलेजियम व्यवस्था के तहत जो राष्ट्रपति है उसको जो मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी सलाह को मानना पड़ता है, सलाह को सुनना पड़ता है, सलाह को समझना पड़ता है। किसकी, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया और दूसरे कौन हो गए, 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनको इस कोलेजियम व्यवस्था में शामिल किया गया है। बात आती है इनकी सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी सलाह से क्या है कि किन को न्यायाधीश बनाना है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का किन को चुनना है, तो इनके द्वारा इसके नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। इनके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा। बात आती है इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति नाम प्रस्तावित करेगा। अब राष्ट्रपति है किन में से इन्हें न्यायाधीशों को चुनेगा, तो जो न्यायाधीश के नाम प्रस्तावित किन के द्वारा किए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा जो नाम प्रस्तावित किए गए हैं, जो नाम चुने गए हैं, इन्हीं में से क्या है कि राष्ट्रपति बाद में नाम प्रस्तावित करता है। नाम कौन कौन से किस किस को बनाना है उसके नाम इसमें से चुने जाते हैं, इसमें से निर्धारित किए जाते हैं। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत अपनाया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है अपना, उसने नियुक्ति के संबंध में जो सिद्धांत अपनाया है वो अपनाया गया सामूहिकता का सिद्धांत। यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया जाता कि कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन न्यायाधीश नहीं बनेगा, कौन उचित है, कौन अनुचित है। तो इसके तहत किस सिद्धांत को अपनाया गया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, सामूहिकता का सिद्धांत। यानी जो मुख्य न्यायाधीश है
जो वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश है और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों को चुनते हैं। बात आती है नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश का महत्व है। जो नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, उसमें क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उसको क्या है कि कानून के क्षेत्र में उनको पूर्ण रूप से जानकारी रहती है और जानकारी रहने के कारण इनके द्वारा विशेष रूप से क्या है कि नाम प्रस्तावित कराए जाते हैं और नाम प्रस्तावित होते हैं। उन्हीं में से क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा नाम चुने जाते हैं और उनमें से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है और अन्य जो सहायक है, उनकी नियुक्ति प्रमुखतः की जाती है।